हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप दैट यू आर हेल्दी एंड वेल एट योर होम। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स पावर शेयरिंग। कुछ टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस क्लासेज हैं उनके अंदर डिस्कस कर लिया है और आज जो है वो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो श्रीलंका जो है किस तरह से अपना डोमिनेंस, फोर्सफुली डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। और जैसे ही श्रीलंका की जो सिनलास की जो गवर्नमेंट है वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है और डिस्प्यूट जो है वो जल्दी ही सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है, सिविल वार में चेंज हो जाता है और किस तरह से वो जो कंट्री है उसकी जो यूनिटी है वो अंडरमाइन होती है। अब आज हम पढ़ेंगे कि इसी तरह का सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन द बेल्जियम ऑल्सो। इसी तरह की चीज बेल्जियम में भी होती है, लेकिन किस तरह से जो बेल्जियम जो लीडर्स हैं उन्होंने वहां जो डिमांड उठी थी पावर शेयरिंग की, जो उन कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था उसको किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशन दिया। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब है कि किस तरह से बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने बेल्जियम के अंदर जो पावर का जो शेयरिंग किया था वो कितना इफेक्टिव वे से किया था, कितना अट्रैक्टिव वे से किया था, ताकि उन दोनों कम्युनिटी के बीच में म्यूचुअली जो है वो आपस में अकोमोडेशन बना रहे, आपस में उनके बीच में तालमेल बना रहे। तो किस तरह से किया था, देखिए बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी जो डाइवर्सिटी थी, वो अपने यहाँ जो सोशल डिफरेंसेस थे उनको बड़े आसानी से उन्होंने समझा और आसानी से समझने के बाद उन्होंने पावर का जो शेयरिंग अरेंजमेंट किया वो कंट्री में इस तरीके से किया कि दोनों जो कम्युनिटी है वो हार्मोनियस तरीके से कंट्री के अंदर सरवाइव कर सके और दे कैन लिव टुगेदर इन द कंट्री, और कंट्री में वो एक साथ रह सके। तो सबसे पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 से लेके 1993 तक 4 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। और कैसे अमेंडमेंट किया वो देखिए। सबसे पहला टॉपिक आता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने किस तरह से अपने यहाँ जो सोशल डाइवर्सिटी थी उसको अकोमोडेट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए, द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंट्री के अंदर जो सोशल डाइवर्सिटी थी, सोशल जो डिफरेंस थे उनको बड़े आसानी से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने पहचाना। अगर वो भी नहीं पहचानते, अगर वो भी श्रीलंका की तरह से अपनी मेजॉरिटी के बलबूते पे अपना डोमिनेंस अगर माइनॉरिटी पे सेटअप करने की कोशिश करते, अगर उनके ऊपर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते फोर्सफुली, तो क्या होता, कंट्री का क्या हो जाता, डिसइंटीग्रेशन हो जाता, यूनिटी जो है वो अंडरमाइन हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस चीज को बड़े आसानी से समझा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times। कितनी बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 4 times they amended in their constitution so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। मतलब उन्होंने इस तरह से वर्कआउट किया, उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया ताकि दोनों कम्युनिटी है और इनके अलावा भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी इस कंट्री में बिल्कुल आसानी से रह सके, लिव टुगेदर, एक साथ रह सके। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया। और क्या अरेंजमेंट किया वो देखिए। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी पहले से भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अब भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी ना
वो यूनिटरी गवर्नमेंट थी। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर चाहे 2 टाइप की गवर्नमेंट हो, 3 टाइप की गवर्नमेंट हो, लेकिन अल्टीमेट जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स एज द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बाकी जो गवर्नमेंट होती है वो एज ए सबऑर्डिनेट काम करती है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, पहला अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब that number of French and Dutch speaking minister should be equal in the central government। उन्होंने पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया क्या कि इन द सेंट्रल गवर्नमेंट both of the community will have the equal minister, means in the constitution equal representation will be given to both of the communities। क्या क्या उन्होंने कि दोनों कम्युनिटी से, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो, दोनों ही कम्युनिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल मिनिस्टर बनाए। मींस जैसे 50 मिनिस्टर डच के बना दिए तो 50 मिनिस्टर उन्होंने फ्रेंच के बनाए, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया दोनों को। तो दोनों के अंदर क्या नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, दोनों के अंदर इक्वल उन्होंने पावर का शेयरिंग कर दिया। और क्या किया? देखो, some special laws require the support of majority of members from each linguistic group। कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया, thus no single community can make decision unilaterally। कुछ उन्होंने कर दिया कि कुछ स्पेशल लॉ थे, some special laws required the majority of each of the linguistic group। मतलब जितने जो भी लैंग्विस्टिक जो ग्रुप थी, जो भी लैंग्वेज के जो ग्रुप थे, जैसे डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, द लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब जितने जो भी लैंग्विस्टिक जो ग्रुप थी, जो भी लैंग्वेज के जो ग्रुप थे, जैसे डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, तो कुछ लॉज ऐसे थे, स्पेशल लॉ थे, जिनको अमेंडेड करने के लिए, जिनको पास करने के लिए दोनों कम्युनिटी का इक्वल उसके ऊपर एग्रीमेंट, कंसेंट होना जरूरी था। इट मींस नो वन कम्युनिटी कैन पास सच काइंड ऑफ लॉज यूनिलेटरली। मतलब कोई भी कम्युनिटी जो है, इनमें से कोई भी जो लैंग्वेज कम्युनिटी है, वो इस तरह के लॉ के लिए वो स्पेशली, मतलब उनको देखना पड़ेगा कि दोनों कम्युनिटी साथ में है या नहीं है। या जैसे मान लो डच स्पीकिंग है, तो वो कम्युनिटी जो है वो इस तरह के जो स्पेशल लॉज थे उनको वो यूनिलेटरली पास नहीं कर सकती। मतलब यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा वो पास नहीं कर सकती थी, दोनों का कंसेंट होना जरूरी था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड अमेंडमेंट कौन सा था? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या किया उन्होंने? मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर टेकन एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस आप जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एज ए सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। पहले क्या होता था? पहले केवल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। स्टेट गवर्नमेंट पहले भी थी, स्टेट गवर्नमेंट अब भी है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले यूनिटरी सिस्टम था। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स एज द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हियर दे डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मींस some powers were taken from the central government or given to the state government. It means now the state government will not work as the subordinate of the state central government। ठीक है? अब जो है ना, अब वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एज ए सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम नहीं करेगी। तीसरा क्या किया उन्होंने? देखिए, आपने कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के बारे में सुना था। ब्रसेल्स के अंदर थोड़ी एक्यूट प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द एक्यूट प्रॉब्लम? द एक्यूट प्रॉब्लम वाज दैट द ग्रुप हु वर माइनॉरिटी इन द कंट्री वाज मेजॉरिटी इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। ये थोड़ी सी एक्यूट प्रॉब्लम थी। तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन कैसे किया उन्होंने? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी बना दी? कैपिटल सिटी गवर्नमेंट। मींस अब ये गवर्नमेंट केवल उस कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के लिए काम करेगी। ठीक है ना? कैसे बनाई देखो, इट हैज Brussels, it has separate government in which both the communities have equal rights। देखो, अब इसमें क्या किया उन्होंने कि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर क्या था कि डच स्पीकिंग पीपल who were the majority in the country but were in the minority in capital city
Brussels. So what the Belgian leaders did in the constitution, what provision or what kind of arrangements they did in the constitution? They did that the Dutch speaking people who agree to give the equal representation to the French speaking people in the central government. So here in capital city Brussels, the French speaking people were in the majority. So when the Dutch speaking people were agreed to give the equal representation in the central government, so French speaking people also agreed to give the equal representation to the Dutch speaking people in the capital city Brussels. देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कंट्री में माइनॉरिटी में, तो जब डच स्पीकिंग पीपल जो है उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर देने के लिए एग्री हो गए, तो जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है इसके अंदर जो डच स्पीकिंग पीपल जो माइनॉरिटी में या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो या मेजॉरिटी में, तब उन्होंने वहां उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उन्होंने भी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में डच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एग्री हो गए। ठीक है, और ये कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर एक गवर्नमेंट बनी जिसका क्या नाम था, कैपिटल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी community government. Next we come on the community government. Means apart from the central government, state government or capital city government, a new kind of government was also formed in the Belgium. एक चौथी तरह की गवर्नमेंट और बनाई जिसका क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए, this government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. It means ये जो गवर्नमेंट बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी के गवर्नमेंट के अंदर जो भी लोग इलेक्ट करेंगे तो वो अपने कम्युनिटी में से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। जैसे जर्मन है तो जर्मन अपने में से इलेक्ट करेंगे, डच है तो डच अपने में से इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच है तो अपने में से इलेक्ट करेंगे, और तीनों के रिप्रेजेंटेटिव इस गवर्नमेंट में आएंगे। और इस तरह की गवर्नमेंट को क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सम सब्जेक्ट्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट टू मेक द लॉज। कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो इस गवर्नमेंट को दे दिए गए जिनके ऊपर ये कानून बना सकती थी। कौन कौन से सब्जेक्ट दिए, देखो, तो एक तो सब्जेक्ट दिया इसको कल्चर, दूसरा एजुकेशनल और तीसरा लैंग्वेज। मींस इफ एनी ऑफ द लॉ विल फॉर्मुलेटेड इन द कंट्री रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, सो कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। कई बार एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि ऑन विच सब्जेक्ट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक द लॉज। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ऑन विच सब्जेक्ट्स, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑन विच सब्जेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑन विच सब्जेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑन विच सब्जेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट have the power to make the law। ठीक है ना, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट मैंने आपको 3 बताई दी। कौन कौन से हैं, कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज। हो सकता है इसमें बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी बना के दे सकता है। ठीक है ना, एमसीक्यू कैसे देगा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग subject is given in the Belgian constitution to make the laws for the community government, या which of the following subject is not, on which of the following subject community government cannot make the laws। तो ऐसा वो दे सकता है थोड़ा सा, तो 3 ये दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।